Hello students, this is Tanvi, your biology educator. Welcome back to the study room platform. And nowadays we are looking at the chapter The Fundamental Unit of Life, and I've already posted a lot of videos जिसमें मैंने concept समझाए हैं और हमने एक last video में काफ़ी सारे MCQ questions भी solve करे थे, that is yesterday. And today we'll be discussing rest of the MCQs and also a different kind of question that we'll be tackling. So without wasting much of time, let's get started. Okay, so 21 से पहले जितने भी questions थे, as I told you, मैंने already discuss कर दिए हैं. Have a look at the questions, have a detailed explanation. Okay, so starting with question number 21 that says organelle without a cell membrane is. Which of these organelles जो हमारे को options में दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वो organelle है जिसका cell membrane नहीं होता, जिसके पास cell membrane ही नहीं होता. So the options are smooth endoplasmic reticulum, that is also SEM, and ribosome, Golgi apparatus and plastids. इनमें से कौन सा वो organelle है जिसका cell membrane नहीं होता? I'm giving you 5 to 10 seconds to think about it. Give it a thought. Look at the options that are given. Post the answers on the comment section. Okay, so the answer is राइबोसोम्स. राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसका सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है. तो जितने भी प्रोटीन्स राइबोसोम प्रोड्यूस करता है या सिंथेसाइज करता है वो सारे के सारे कौन सपोर्ट करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंदर राइबोसोम एक्चुअली रिसाइड करता है ना. जैसे खीर होती है, खीर के ऊपर हम क्या डाल देते हैं? ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं. वैसे ही राइबोसोम्स भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एम्बेडेड होते हैं एंड उनमें जो वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं वो कौन सपोर्ट करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विच इज एक्चुअली द बेस ऑफ राइबोसोम्स. सो देयरफॉर राइबोसोम्स डू नॉट हैव अ सेल मेम्ब्रेन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22, लाइसोसोम्स अराइजेस फ्रॉम. लाइसोसोम एक जो हमारा ऑर्गेनल है वो कहाँ से आता है? सो ऑप्शंस हमारे पास हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस और प्लास्टिड्स. इन चारों में से लाइसोसोम कहां से अराइज करता है? थिंक अबाउट इट. व्हाट कैन बी द आंसर? ओके, सो बिफोर वी टॉक अबाउट इट, मैं एक बेसिक एक स्टोरी बताती हूँ कि कैसे फॉर्मेशन होती है लाइसोसोम्स की. सो वी नो दैट एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं? हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं. वही कहानी है. राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, है ना, साइज करते हैं. और दूसरा एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करते हैं, है ना. तो ये जो एंजाइम्स ये प्रोड्यूस करता है ये किसके अंदर होता है? ये हमारे आरईआर के अंदर होता है. एंड आवर आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इज एक्चुअली कनेक्टेड टू व्हाट? इट इज कनेक्टेड टू गोल्जी अपैरेटस. अच्छा, गोल्जी अपैरेटस कैसा सा दिखता है भाई? गोल्जी अपैरेटस कुछ ऐसा सा दिखता है. ऐसे से उसके वेसल्स टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कनेक्टेड. ठीक है. अब जैसे ही आरईआर जो प्रोटीन और एंजाइम सिंथेसाइज करता है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देता है? वो गोल्जी अपैरेटस में ट्रांसपोर्ट कर देता है. वट एवर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड आरईआर में वो गोल्जी अपैरेटस में चले जाते हैं. ठीक है. अब इसके अंदर मान लो प्रोटीन्स भी आ गए और एंजाइम्स भी आ गए. और गोल्जी अपैरेटस का बेसिक फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ सिंपल वो होते हैं हमारे पास कंपोनेंट्स, उनको वो कॉम्प्लेक्स काफ़ी सारे मिक्सअप करके कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स भी बना देता है. ठीक है. और जो सेल में जहाँ कुछ ट्रांसपोर्ट करना है वो भी कर लेता है, जो चीज़ स्टोर करनी है वो भी कर लेता है. तो गोल्जी अपैरेटस बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है और स्टोर करता है ना, एंड पैकेजिंग भी करता है. एक और इसका जो फंक्शन होता है वो ये होता है, जो ट्रांसपोर्ट करना है, जो जहां जाना है वो तो वो कर ही लेता है, बट आफ्टर दिस कुछ पार्ट्स क्या होते हैं, क्या कर लेते हैं? वो
फ्यूज कर लेते हैं, दे फ्यूज आउट, ठीक है। ये जो फ्यूजन होती है, दे फ्यूज आउट इनटू स्फेरिकल, हमारे वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स में फ्यूज आउट कर जाता है। एंड वो जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बेसिकली लाइसोसोम्स होते हैं, बिकॉज लाइसोसोम्स आर व्हाट, लाइसोसोम्स आर साइक्लिक मटेरियल विच हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन देम। एंड ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये कहाँ से आ रहा है भाई, जो एंजाइम्स हमारे आरईआर प्रोड्यूस कर रहे हैं वही तो गोल्जी अपैरेटस में आ रहे हैं। उसी गोल्जी अपैरेटस के पार्ट्स जब फ्यूज आउट करते हैं उसके अंदर ऑलरेडी एंजाइम्स होते हैं, एंड दैट इज हाउ आवर लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द गोल्जी अपैरेटस। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, हमारा आंसर हो जाएगा सी। सो क्या हो रहा है, आरईआर से हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स और एंजाइम्स गोल्जी अपैरेटस में जाते हैं, और वो गोल्जी अपैरेटस ट्रांसपोर्ट कर देता है जहां जहां करना है, बचा कुचा जो होता है वो फ्यूज आउट हो जाता है, एंड इट बिकम्स लाइसोसोम्स व्हिच आर साइक्लिक मटेरियल व्हिच हैव एंजाइम्स इनटू इट, ठीक है। एंड देन आगे की कहानी हमें पता है कि लाइसोसोम्स क्या है, सुसाइड बैग्स हैं, वो सारा का सारा वेस्ट जो जनरेट होता है वो भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। चलो भाई, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23। सो दिस इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन। ये वाले जो क्वेश्चन है ये कैसे होते हैं, केस बेस्ड होते हैं। हमारे को एक रिटन कंटेंट हमारे को मिलने वाला है, वी आर गोइंग टू रीड इट, एंड उसके थ्रू उसके अंडर ही हमारे को क्वेश्चंस मिलेंगे विच विल हैव टू आंसर। सो यहाँ पर जो हमारे को रिटन पार्ट मिला है वो क्या है, लेट्स जस्ट हैव अ रीड, ठीक है। Organisms are made up of cells and these cells perform all the functions essential for the survival of the organism. So organism cells के बने होते हैं, और ये जो cells हैं ये क्या करते हैं, सारे functions perform करते हैं जो जो हमारे को survival के लिए चाहिए, जैसे कि respiration हो गया, digestion हो गया, excretion हो गया, all of these are what functions, ठीक है। कौन करता है, ये cells करते हैं, group of cells करते हैं, ठीक है, मिल के करते हैं, कभी अकेले करते हैं, सारा काम ये cells करते हैं, बिकॉज cells से ही टिश्यू बना है, cells से ही organ बना है, ठीक है। तो बेसिक क्या है, हमारा सेल है, सेल इज वेयर इट स्टार्ट्स, ठीक है। सो एटसेट्रा इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल कैरीज आउट ऑल द फंक्शंस, एंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल है, उसी के पार्ट्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट अपना सारा काम कर लेंगे, और वो सिंगल सेल इज एबल टू लिव ऑन इट्स ओन, ठीक है, वो ही अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर लेगा। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में ग्रुप ऑफ सेल्स कम टुगेदर, बहुत सारे जब सेल्स हमारे ग्रुप में हो जाते हैं वो एक अलग अलग परफॉर्म करेंगे फंक्शन, एंड दैट्स हाउ अ बॉडी वर्क्स, ठीक है। सो अब इसके बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चंस क्या हैं, लेट्स हैव अ लुक इनटू दैट आल्सो। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट आता है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज। अरे मतलब अब ये एंड ऑफ द चैप्टर में मैं आ चुकी हूँ, अगर तुम ये भी नहीं बता पाओगे तो फिर रहने दो, फिर तो नहीं हो पाएगा। We all know that cell is the structural and the functional unit of life. टिश्यू सेल से ही बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑर्गेनल है तो ये तो हो नहीं सकता, एंड क्लोरोप्लास्ट क्या है, हमारा किचन ऑफ द सेल है, यहाँ पे खाना बनता है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल। किसने डिस्कवर किया था सेल, रॉबर्ट हुक ने, नेम भी उन्होंने ही किया था। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर हमने देख लिया है, इसका सेल है ए, बताने की भी जरूरत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, सिलेक्ट द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, द ओल्डर वर्जन। प्रो मीन्स बिफोर, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। बिफोर न्यूक्लियस क्या था हमारे पास, प्रोकैरियोटिक सेल्स थे जिनका एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, जिनके पास सेल ऑर्गेनल्स नहीं थे, ठीक है। सिर्फ एक सेल ऑर्गेनल है इसके पास, दैट इज राइबोसोम, एंड सेल वॉल इसकी होती थी, दैट इज टू बाउंड द सेल, है ना। हमारे पास सेल वॉल होती थी और एक राइबोसोम्स होते थे, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। न्यूक्लियस नहीं होता था, वेल डिफाइंड नहीं था वो न्यूक्लियस, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, एक है अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा एंड बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया इज एक्चुअली द आंसर। एग्जाम्पल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मैंने बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया था। सो बैक्टीरिया इज द आंसर, दैट इज द वन विच इज प्रोकैरियोटिक। अमीबा तो यूकैरियोटिक है, पैरामीशियम भी यूकैरियोटिक है, हाइड्रा भी यूकैरियोटिक है। सो बी इज आवर आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, द सेल विच डज नॉट हैव अ फिक्स शेप। कौन सा ऐसा सेल है जिसकी फिक्स शेप नहीं होती है,
नाउ ये हमने बहुत लाइक बचपन से हमने सीखा है, अमीबा डज नॉट हैव अ फिक्स शेप, ठीक है। आरबीसी क्या होता है, आरबीसी हमारा रेड ब्लड सेल होता है। रेड ब्लड सेल की खासियत क्या होती है, उसका न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, इंडेंटेड होता है वो, ऐसे एक इंडेंटेड होता है, मतलब डेंट टाइप का पड़ा रहता है उसके अंदर, तभी उसमें बीच में ऐसे थोड़ी सी ऐसे शैडो सी बनी होती है, वो हमें लग रहा होता है कि वो न्यूक्लियस है, बट वो न्यूक्लियस नहीं होता। दिस इज वन सेल विच डज नॉट हैव ए न्यूक्लियस, सो दैट इज आरबीसी। किस में फाइंड करा जाता है भाई, हमारे ब्लड में होता है आरबीसी, ठीक है। अमीबा एक ऐसा सेल है जिसकी शेप नहीं होती है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, एंड इसकी शेप चेंज होती रहती है, इसीलिए इट्स एबल टू इनगल्फ फूड पार्टिकल्स। जैसे मान लो अगर ये अमीबा है, यहाँ पर फूड पार्टिकल है, तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, तो ये क्या करेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेगा अराउंड द फूड पार्टिकल, ठीक है। अब ये इसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो गई, और फिर उसके बाद क्या करेगा, ये फूड पार्टिकल एनगल्फ कर लेगा, मतलब इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा ये फूड पार्टिकल, ये तो इसकी न्यूक्लियस है। सो दैट इज हाउ इट एनगल्फ्स इट थ्रू इट्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है भाई। सो अमीबा इज द आंसर। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23, आंसर हमने देख लिया अमीबा। 24 पे चलते हैं। दिस इज सिमिलर क्वेश्चन है, हमारे को डायग्राम दिया गया है, इसके बेसिस पे हमारे को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम जानते हैं भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, उसी की वजह से उसका स्ट्रक्चर रफ हो जाता है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारा न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है न्यूक्लियस, एक सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस के अंदर ही हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। देन हमारा आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यहीं से एनर्जी आती है, एटीपी के फॉर्म में जनरेट होती है। क्लोरोप्लास्ट भी हमारे को पता है भाई, क्लोरोप्लास्ट इज वन ऑफ द प्लास्टिड्स। हमारे पास 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं बेसिकली, और वो कौन से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। और जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है उसी के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। ये तो मैं पूरा समरी दे रही हूँ, मैं तुम्हारे को चैप्टर का, देख लो बहुत मेहनत कर रही हूँ। फिर हमारा आता है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्टार्च टाइप का सब्सटेंस स्टोर होता है और ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। तो अमाइलोप्लास्ट भी इसमें दिखाया हुआ है। साइटोप्लाज्म हमें पता है मीडियम है भाई, दाल में जो पानी डलता है जिससे कि वो सारी सब्जियां उसमें तर रही होती हैं, वही साइटोप्लाज्म होता है ना। वैक्यूल हमें पता है स्टोर हाउस ऑफ द सेल, सब कुछ यहीं स्टोर होता है, काफी बड़ा होता है, ये साइज में दिख भी रहा होगा भाई, काफी बड़ा है ये एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनल्स, ठीक है। सेल वॉल, आउटर वो है वॉल है। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो अनदर लेयर। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती है। राइबोसोम्स का हमारे को पता है, और गोल्गी अपैरेटस भी हमें पता है क्या करता है गोल्गी अपैरेटस, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड योर पैकेजिंग। उफ, ओके। अब इसके बेस पे क्वेश्चंस जो हैं अब हम वो देख लेते हैं एक बार। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, प्लांट्स में ही होती है सेल वॉल, इसको बोलने की जरूरत नहीं थी बट ठीक है इसने बोल दिया। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट, सेल वॉल इज मेड, हमारे पास ऑप्शंस है, लेट्स लुक इनटू द ऑप्शंस। चिटिन, सेल्यूलोज एंड स्टार्च। ऑप्शन बी सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ऑप्शन सी पेक्टिन, चिटिन, स्टार्च। ऑप्शन डी सेल्यूलोज, चिटिन एंड पेक्टिन। अब इसमें मैं तुम्हारे को कहानी तो बना नहीं सकती कि ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है, तो ये तो तुम्हारे को याद ही करना पड़ेगा। दिस इज अ क्वेश्चन वेर यू नीड टू रिमेंबर ओनली, मेमोराइज ही करना पड़ेगा, इससे कंपोनेंट से बनता है सेल वॉल। सो इफ यू डोंट नो, देख लो भाई, ऑप्शन बी इज द आंसर। सेल्यूलोज बेसिकली इसका प्राइमरी कंपोनेंट है, प्राइमरीली ये किससे बनता है, सेल्यूलोज से। याद करने के लिए इजी है, सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज दोनों होते हैं। अब अगर तुम्हारे को सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज भी पता है तो तुम्हें पता चल जाएगा। पेक्टिन तुम्हें याद करने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ऑप्शन बी है, क्योंकि हेमीसेल्यूलोज और किसी ऑप्शन में तो प्रोवाइडेड है नहीं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन, ठीक है। हेमीसेल्यूलोज तो सेल्यूलोज से याद हो गया, एक और वर्ड याद कर लो, पेक्टिन, ठीक है। इन तीनों चीजों से हमारा सेल वॉल बनता है।
Okay, moving on to the second question. The spherical structure in plant cell known as the kitchen of the cell. कौन सा होता है भाई वो the special structure. I'm really sorry. Spherical. The special structure in plant cells known as the kitchen of cell कौन सा होता है? Options है हमारे पास राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट. ये चारों ऑप्शंस हैं. इनमें से हमें बताना है किचन ऑफ द सेल कौन सा है. आई एम गिविंग यू सम टाइम, थिंक ओवर इट. सबके फंक्शंस देखो. राइबोसोम का क्या फंक्शन है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है. वेरी इजी. आंसर है क्लोरोप्लास्ट. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. क्लोरोप्लास्ट ही है वो जो फोटोसिंथेसिस कराता है. कितनी बार रिपीट करूंगी मैं पता नहीं. फोटोसिंथेसिस भी इसी के थ्रू होता है. दिस इज द वन पिगमेंट विच ब्रिंग्स ग्रीन कलर इन आवर प्लांट्स, है ना. इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड. तो वही है वो स्पेशल स्ट्रक्चर. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल, क्योंकि यहीं पे हमारा खाना बनता है प्लांट्स का. जो भी प्लांट सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन, रूट्स और अपने हर जगह से ले रहे होते हैं, वो जब प्रिपेयर करते हैं वो कहाँ करते हैं, वही क्लोरोप्लास्ट के थ्रू करते हैं. चलो, अब हमारा लास्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया. दैट इज assertion and reason based MCQs. So assertion यहाँ पर तुम्हें पता चलेगा क्या होता है. assertion होता है a statement, forceful statement basically, or a statement of fact. statement of fact का मतलब होता है कि something which is considered to be true. ठीक है. फैक्ट जो होता है दैट इज समथिंग दैट इज ट्रू. जैसे माई नेम इज तन्वी. इट्स अ फैक्ट कि मेरा नाम तन्वी है. ठीक है. इसमें कोई मेरे को रीजनिंग देने की जरूरत नहीं है. इट्स अ फैक्ट दैट माई नेम इज तन्वी एंड दिस स्टेटमेंट इन इट्स ओन सेल्फ इज ट्रू. ठीक है. तो दैट इज वाई इट्स कॉल्ड असर्शन. एंड रीजन बेस्ड होता है एक स्टेटमेंट विच गिव्स रीजन टू समथिंग. किसी की वजह से कुछ हुआ. ठीक है. किसी स्टेटमेंट की वजह से दूसरी स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही है. दैट इज व्हाट रीजन बेस्ड मीन. मतलब दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में कनेक्शन हुआ. ठीक है. तो हमारे को आगे हमारे को दो स्टेटमेंट्स मिलेंगी. एक होगी असर्शन और एक होगी रीजन. तो उसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट. जो असर्शन होगी उसको स्टेटमेंट ए मानते हैं और रीजन वाली को स्टेटमेंट बी मानते हैं, क्योंकि गिवन भी हमारे को ऐसे होती है. असर्शन वाली ऊपर होती है, रीजन वाली नीचे होती है. तो स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी हो गया. अब हमारे पास जो ऑप्शंस है वो क्या है. हमारे को क्लासिफाई करने हैं उन सब क्वेश्चंस को जिसमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है कि वेदर इट इज सैटिस्फाइंग कंडीशन नंबर ए, वेदर इट सैटिस्फाइंग कंडीशन नंबर बी, सी और डी. क्या क्या है इसमें. कंडीशन नंबर ए सेज कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू. मतलब स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी बोथ ऑफ देम आर ट्रू. ठीक है. एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. दैट मीन्स बी जो हमारी स्टेटमेंट है दैट इज द रीजन वाई ए इज हैपनिंग. वो आगे जो मैं क्वेश्चन बताऊंगी अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम सेइंग. बी का थोड़ा सा उल्टा है. अगेन असर्शन जो ए एंड बी है बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज करेक्ट. मतलब दैट इज इनकरेक्ट. मतलब जो रीजन है दैट इज नॉट द रीजन वाई ए इज हैपनिंग. बी इज नॉट द रीजन वाई ए इज हैपनिंग. दैट इज बी. दैट इज सिचुएशन बी. यहाँ पर सिचुएशन मान लो. इसको मैं सिचुएशन लिख देती हूँ, इजी रहेगा समझना. सिचुएशन ई, सिचुएशन बी, ए, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, सिचुएशन सी एंड सिचुएशन सी एंड सिचुएशन डी. ठीक है. ये हमारे पास सिचुएशंस आ गई. हमारे को चेक करना है कि कौन सी वाली अप्लाइज फॉर द क्वेश्चन. तो अभी मैं अगर कितना भी समझा लूँ तो मैं नहीं समझ में आने वाला जब तक तुम क्वेश्चन को नहीं देखोगे. ओके, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 25. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है. यहाँ पर बोला जा रहा है सेल्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब इंडिपेंडेंटली द ओनली वे टू गो अबाउट दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट असर्शन स्टेटमेंट. ठीक है. पहले देख लो असर्शन स्टेटमेंट क्या है. असर्शन स्टेटमेंट कह रही है सेल्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. डू यू थिंक दैट दिस इज ट्रू. यस, ऑब्वियसली सेल्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यही होती है ना. तो देयरफॉर असर्शन स्टेटमेंट इज ट्रू. यहाँ पर मैं अभी लिख देती हूँ तुम्हारे को समझाने के लिए दैट इट इज ट्रू. ठीक है. अब हम रीजन स्टेटमेंट को देख लेते हैं विच इज स्टेटमेंट नंबर बी. दिस इज स्टेटमेंट नंबर ए. ठीक है. रीजन हो गया अ सिंगल सेल हैज द एबिलिटी टू फॉर्म होल ऑर्गेनिज्म. अब इसको रीजन की तरह मत देखो, जस्ट लुक इट अप एज अ स्टेटमेंट. अब अगर तुम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हो, डू यू थिंक दिस इज ट्रू. अ सिंगल सेल हैज द एबिलिटी टू फॉर्म द होल ऑर्गेनिज्म.
ट्रू, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अकेले ही अपना सारा काम करते हैं ना, दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म अ होल ऑर्गेनिज्म. सो देयरफॉर स्टेटमेंट नंबर टू दैट इज स्टेटमेंट बी इज ऑल्सो ट्रू. अब हमारे को पता है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. तो एक बार मैं पिछली स्लाइड में दिखाती हूँ. इसमें भी क्या बोला गया है, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू. और इसके आगे वाला हम नहीं देखेंगे, ठीक है. सी में क्या बोला गया, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. तो ये तो पॉसिबिलिटी हमारी हो ही नहीं सकती, और ये वाली पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारे पास जो दोनों स्टेटमेंट्स है दे आर ट्रू, ठीक है. तो नाउ वी विल बी लुकिंग एट ईदर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कि सिचुएशन ए अप्लाई करती है उस क्वेश्चन में, सिचुएशन बी अप्लाई करती है. अब यहाँ पर सिचुएशन ए में बोला है दैट द रीजन इज करेक्ट, दैट मीन्स बी इज द रीजन ऑफ ए. अब यहाँ पर देख लो, अ सिंगल सेल हैज द एबिलिटी टू फॉर्म इट्स होल ऑर्गेनिज्म, दैट इज व्हाई सेल्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. डज दैट मेक सेंस टू यू? आई विल रिपीट इट अगेन. रीजन, द स्टेटमेंट बी इज द रीजन ऑफ स्टेटमेंट ए. लिख देती हूँ. स्टेटमेंट बी इज द रीजन टू स्टेटमेंट ए. इफ ये अगर सेटिस्फाई हो रहा है, देयरफॉर हमारा आंसर हो जाएगा ए. अब यहां पर देख लो एक बार, हमारी इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स जो थी, फर्स्ट स्टेटमेंट थी सेल्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्टेटमेंट बी है सिंगल सेल हैज द एबिलिटी टू फॉर्म होल ऑर्गेनिज्म. अब हम स्टेटमेंट बी को रीजन बनाते हैं. अगेन, अ सिंगल सेल हैज द एबिलिटी टू फॉर्म होल ऑर्गेनिज्म. दिस इज द रीजन व्हाई सेल्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इट डज मेक सेंस. रीजन बन रहा है ये, इसीलिए हमारा आंसर बिकम्स ऑप्शन ए. ठीक है. तो हमारे को करना क्या है, पहले स्टेटमेंट ए को इंडिविजुअली देखना है, फिर स्टेटमेंट बी को इंडिविजुअली देखना है. बोथ ऑफ देम आर ट्रू, देन वी हैव टू सी वेदर दे हैव द रीजनल रिलेशनशिप बिटवीन देम और नॉट. सिंपल. ठीक है. प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ आ जाएगा. अभी अगर कॉम्प्लिकेटेड लग भी रहा है तो धीरे धीरे 2-3 क्वेश्चंस करके समझ आएगा. ओके, लेट्स लुक इनटू दिस वन. दिस इज हमारा स्टेटमेंट नंबर ए, स्टेटमेंट ए, और ये है हमारी स्टेटमेंट बी, है ना. अब ये हो गया हमारा स्टेटमेंट ए. इसको इंडिविजुअली रीड करते हैं. अ सिंगल सेल लिव्स इंडिपेंडेंटली ऑन इट्स ओन. A single cell lives independently on its own. Yes, a single cell can live independently on its own. हमने ये चैप्टर में देख लिया. So it is true. अब स्टेटमेंट बी देखते हैं. Single cells can perform all the life processes. This is also true. अब जब हमें पता है A और B true है, let's find out the functional relationship or the reasonal relationship between the two. Let's see if B can be the reason of statement A. है ना? B can be the reason of statement A. ठीक है. So single cell can perform all the life processes. That is why a single cell lives independently on its own. Make sense? It does make sense. And therefore हमारा answer is A. ठीक है. Statement B is a reason to statement A. तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए. ओके, अब यहाँ देखते हैं. स्टेटमेंट है हमारी ये ए, स्टेटमेंट बी. अब इसमें देखो, लेट्स रीड स्टेटमेंट ए. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव हायर सर्वाइवल रेट दैन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. नाउ वी ऑल नो दैट यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जब हमने डिफरेंस देखा था, हमने यही कहा था कि यस दे हैव सर्वाइवल रेट में बहुत डिफरेंस आता है. जो हमारा लाइफ का वो होता है, द लेंथ ऑफ लाइफ, है ना, वो डिफरेंट होती है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की शॉर्ट होती है लाइफ स्पैन, एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन इज लॉन्गर. ठीक है. तो दिस इज ट्रू डेफिनेटली. ये स्टेटमेंट तो ट्रू है. नाउ लेट्स लुक एट स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट बी. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डेड सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स. दिस इज ऑल्सो ट्रू. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो डेड सेल्स होते हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल. सेल डिविजन होती है, रेप्लेनिशमेंट होती है हमारे सेल्स की. ऑल ऑफ दिस हैपेंस. ठीक है. अब हम रीजन देख लेते हैं. इज बी द रीजन ऑफ ए? सो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डेड सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स. दैट इज व्हाई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव हायर सर्वाइवल रेट दैन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यस, इट डज मेक सेंस. यही तो रीजन है क्यों हो रहा है भाई. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो डेड सेल्स हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स. दैट इज व्हाई जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन होता है दैट इज लॉन्गर. उनका सर्वाइवल रेट इज हायर. Therefore, A is the answer. Option A is correct. Okay, moving on to question number 28.
यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट नंबर ए, स्टेटमेंट नंबर बी, गोइंग पर एज पर द ड्रिल. स्टेटमेंट नंबर ए सेज नॉट ऑल सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी लुक है ये, not all cells of human body look alike in terms of structure. Statement B, अच्छा एक मिनट, not all cells of human body look alike in terms of structure. Is that true? Definitely it's true. हर एक सेल जो हमारा होता है as per, मतलब हर जो सेल है, फंक्शन के बारे में मैं अभी बात नहीं करने वाली, हमारा जो सेल है it does not look the same. ठीक है, सबका स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, आरबीसी डिफरेंट दिखेगा, नर्व सेल डिफरेंट दिखेगा. ठीक है, हर एक सेल डिफरेंट दिखता है, तो therefore this statement is true. Statement B, स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज डिटर्मिन्ड बाय द फंक्शन इट परफॉर्म्स. मैंने बताया था कि हमारा जो नर्व सेल है, नर्व सेल एलोंगेटेड होता है. क्यों होता है एलोंगेटेड? क्योंकि नर्व्स का बेसिक क्या काम होता है? कनेक्शन. एंड जो उनका एलोंगेटेड या फिर लॉन्ग स्ट्रक्चर है, इट हेल्प्स इन द कनेक्शंस. नर्व्स की जो आपस में इंटर कनेक्शन होती है उसमें वो हेल्प करता है. ठीक है, सो स्ट्रक्चर डेफिनेटली इट इज डिटर्मिन्ड बाय द फंक्शन. नाउ लेट्स सी इफ दिस statement B is the reason for statement A. Structure of cell is determined by the function it performs. That is why not all cells in human body look alike in terms of structure. Does that make sense? इसका मतलब ये है कि जो हमारा सेल का स्ट्रक्चर है, it is determined by its function. ठीक है, हर एक सेल का डिफरेंट फंक्शन होता है, इसीलिए उसका जो, नहीं पहले हम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल है, जो स्ट्रक्चर है सेल का, सेल कैसा दिखेगा वो किससे डिटर्मिन होता है? भाई उसके फंक्शन से डिटर्मिन होता है. और क्या इसीलिए जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जितने भी सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है? ऑब्वियसली, बिकॉज फंक्शंस डिफरेंट होंगे तो फिर सेल का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा. देयरफॉर इसका भी आंसर होगा हमारा ए. ए क्या बोलता है कि हमारा जो स्टेटमेंट ए है, विच इज सॉरी, ऑप्शन ए क्या बोलता है? स्टेटमेंट ए इज ट्रू, स्टेटमेंट बी इज ऑल्सो ट्रू. दैट इज असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड स्टेटमेंट बी इज द रीजन फॉर स्टेटमेंट ए. दैट इज रीजनिंग जो स्टेटमेंट है, दैट काइंड ऑफ कंक्लूड्स द असर्शन स्टेटमेंट. ओके, मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन. लाइसोसोम्स के ऊपर है ये. So assertion A, which is statement A, says lysosomes are known as suicidal bags. We all know that lysosomes are known as suicidal bags. अब statement B says reason. Statement B क्या कहता है? Proteins are synthesized in ribosomes. अब definitely proteins are synthesized in ribosomes. This is true and this is also true. दोनों statements are correct. ठीक है, अब हम देखते हैं कि reason है इस statement B the reason for statement A. Okay, so ribosomes के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं. That is why lysosomes are known as suicidal bags. No, the reason why lysosomes are suicidal bags वो तो अलग ही रीजन है ना. वो तो इसलिए है क्योंकि जब भी ब्रेकेज होती है सेल के अंदर, सेल जब बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है कि अब वो नहीं ग्रो कर सकता, तो lysosomes they burst off and they engulf the entire cell. That is why they are called as suicide bags. Not because ribosomes protein synthesize करते हैं. And therefore हमारा this will be option B. Option B will be the correct answer. Option B क्या कहता है भाई? Option B कहता है statement 1 is correct. Statement 2 is also correct. ठीक है, but statement 2 is not the reason why statement 1 is happening. Statement 2 is not the reason of statement 1. ठीक है, statement 2 is not the reason of statement 1. यहाँ पर हम clearly देख सकते हैं कि प्रोटीन्स सिंथेसाइज कर रहा है अगर राइजोसोम, वो रीजन नहीं हो सकता कि लाइसोसोम्स और राइबोसोम्स, वो रीजन नहीं हो सकता कि लाइसोसोम्स आर नोन एज suicidal bags. Okay. Okay, let's move on to the next question, that is question number 31. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? Human RBCs burst in hypotonic solution. Hypotonic solution क्या होता है? अगर ये सेल है, ठीक है, और ये हमारे पास सोल्यूशन है ना. अब जो सोल्यूशन है उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर हाई इन कॉन्सेंट्रेशन, है ना. और जो हमारा सेल है उसके अंदर जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज लो. ठीक है, वो लो होता है. तो सिंस
जो हमारा ऑस्मोसिस होता है वो कैसे होता है भाई? इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. देयरफॉर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है दे मूव इनसाइड द सेल. कहाँ जाते हैं भाई? वो सेल के अंदर जाते हैं. देयरफॉर सेल का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है क्योंकि इसके अंदर अब ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए. सेल टेंड्स टू, सेल अच्छा नहीं लगता मुझे बिना न्यूक्लियस के, सेल टाइप का नहीं लगता. So the cell tends to swell up, है ना? तो because of this यहाँ पे क्या बोला गया? Human RBCs burst in hypertonic solution. Human जो RBCs है, red blood cells है, they burst in hypotonic solution. ठीक है? And यहाँ which is true. This statement is true. अब reason, cells burst due to endosmosis. Endoosmosis क्या है? Endoosmosis यही है. Osmosis in excessive way में जब होता है that is called endoosmosis. So therefore option A is correct. क्यों है भाई correct? Because cells burst due to endoosmosis and that is why human RBCs burst in hypotonic solution. So option A is correct. That's the answer. Looking on question number 32, यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट नंबर ए आ गई, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी. स्टेटमेंट ए हमारा ये बोलता है माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स. यहाँ पे सेमी ऑटोनॉमस वर्ड यूज करा गया है. इफ यू डू नॉट रिमेंबर, सेमी ऑटोनॉमस इसीलिए बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को क्योंकि उसका डीएनए एंड क्या होता है? राइबोसोम्स. दोनों इसके पास पर्सनल होते हैं, पर्सनल, है ना? जस्ट लाइक another cell organelle that we talked about, that is plastids. Plastids के पास भी अपने खुद के डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं. ठीक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस, इनको सेमी ऑटोनॉमस इसीलिए, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स इसीलिए बोला जाता है बिकॉज दे हैव पर्सनल डीएनए एंड राइबोसोम्स. ठीक है? नाउ रीजन माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. करेक्ट? ऑर्डर में चलते हैं. स्टेटमेंट ट्रू की बात करते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट्स एनर्जी. This is also true. We know that it's the powerhouse of the cell. It does generate energy. ठीक है? In the form of ATP. But अब हम देखते हैं does statement B act as a reason for statement A? ऐसा हो रहा है क्या? So क्या मतलब है इसका? Mitochondria generates energy, इसीलिए it is called a semi-autonomous cell organelle. False. इसका एनर्जी जनरेट करने से कोई रिलेशन ही नहीं है. माइटोकॉन्ड्रिया का एक सबसे प्राइमरी फंक्शन है दैट इज टू जनरेट एनर्जी, बट उसका एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है व्हिच सेज दैट इट इज सेमी ऑटोनॉमस. हैड इट बीन कि रीजन बी में यहाँ पर डाला होता कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स पर्सनल डीएनए, देन इट वुड हैव मेड सेंस, देन इट वुड हैव बीन द रीजन ऑफ असर्शन. बट यहाँ पर इट कैन नॉट बी द रीजन बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की बात करी गई है और ऊपर वाली स्टेटमेंट में हम लोग क्या बता रहे हैं? डिफरेंट प्रॉपर्टी बता रहे हैं. ठीक है? So therefore section B, statement B is not the reason for statement A. Mitochondria generates energy. This cannot be the reason why it's called semi-autonomous. Semi-autonomous उसको DNA की वजह से बोला जाता है कि उसके personal DNA and ribosomes हैं. And therefore it will be, answer will be option B. Option B will be the correct answer. Okay, moving on to question number 33. Chloroplasts perform photosynthesis. दैट्स ट्रू. एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है. हाँ भाई, क्लोरोप्लास्ट ही है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. रीजन हो गया क्लोरोप्लास्ट कंप्राइजेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. ट्रू. दिस इज ऑल्सो ट्रू. नाउ बिकॉज दे कंप्राइज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस. मेक्स कंप्लीट सेंस. वेरी इजी. ऑप्शन ए इज द आंसर. करेक्ट ना? स्टेटमेंट बी is the reason for statement A. This is the only way to do this. वरना बहुत कंफ्यूज हो गए तुम लोग. ठीक है? स्टेटमेंट बी इज रीजन फॉर स्टेटमेंट ए. क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं उन्हीं की वजह से क्लोरोप्लास्ट इज एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34. क्या है भाई यहाँ पर? स्टेटमेंट नंबर ए क्या है, स्टेटमेंट नंबर बी क्या है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं. लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स. ट्रू. लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल. स्टेटमेंट बी क्या कहती है? लाइसोसोम्स कंटेन पावरफुल एंजाइम्स केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मैटर.
ठीक है. अब लाइसोसोम्स हैव दैट पावरफुल एंजाइम विच इज केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो ब्रेक डाउन कर लेता है. ठीक है, विच इज ट्रू, लाइसोसोम्स आर केपेबल ऑफ दैट, है ना. एंड दैट इज वाई दे आर नोन एज suicidal bags of the cell, क्योंकि वो उसको ब्रेक कर सकता है सारे ऑर्गेनिक मैटर को, इसीलिए तो वो बर्स्ट ऑफ करेगा और सारे सेल ऑर्गेनल्स को भी एनगल्फ कर लेगा. दैट इज द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड suicidal bags. उसकी उस प्रॉपर्टी की ही वजह से इट्स कॉल्ड द suicidal bags of the cell. That is why B is the reason of A. Reason of A. Statement B is the reason of statement A, and therefore option A is the correct answer. So this is all for today. I hope I've been able to cover all the questions. This is kind of the end of chapter 5, that is fundamental unit of life. If you really liked the video, do like it and share it with your friends as well. And I'll be coming up with more videos. Next is tissues. So I hope to see every one of you, looking forward to that video. Bye bye. Have a good day and subscribe to our channel as well. Thank you.